हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 12वीं का आरबीएसई बोर्ड का 2023 का हिंदी साहित्य यानी कि हिंदी लिटरेचर का पेपर है। चलिए शुरू करते हैं भाई। तो खंड में प्रथम प्रश्न है भाई, इस गद्यांश को पढ़ के क्या है इसका उत्तर देना है भाई। देखिए ध्यान से। तो पहला उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है, इसका शीर्षक आएगा भाई भारतीय संस्कृति में पारिवारिक एवं सामाजिक महत्व। सेकंड, प्राचीन भारतीय संस्कृति में धार्मिक कृत्यों में बल दिया गया है, इसका आएगा एकांत साधना पर। तीसरा, हमारे यहाँ सामाजिकता की अपेक्षा महत्व दिया गया है पारिवारिकता पर। चौथा, पारिवारिकता के साथ साथ क्या बढ़ाना श्रेयस्कर है, इसका आएगा सामाजिकता। पांचवा, ग्रहण शब्द का विपरीतार्थक है, इसका आएगा त्याग। छठा, व्यक्ति का व्यक्तित्व कब समाप्त हो जाता है, इसका आएगा असम्मिलित परिवार की प्रथा को अत्यधिक बढ़ाने से। आगे चलिए भाई, इसको काव्यांश को पढ़ के उत्तर देना है भाई। सातवां, उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक दिए गए विकल्पों में से चुनिए, तो इसका आएगा मुझे कदम कदम पर। आगे अभी, कवि को चौराहे कैसे मिलते हैं भी, बाहें फैलाए हुए। एक पैर रखता हूँ कि 100 राहें फूटती, काव्य काव्य पंक्ति का भाव है, इसका भाव है कवि को काव्य के लिए अनेक विकल्प मिलना। अपने शब्द का विलोम शब्द है, इसका आएगा पराये। फूटती शब्द का तत्सम शब्द है, इसका आएगा भाई स्फुटन। काव्यांश का मूल कथ्य है, इसका आएगा जीवन का विस्तृत क्षेत्र बताना। आगे भी रिक्त स्थान है भाई। तो पहले में आएगा रस, रस का उत्कर्ष करने वाली बातों को गुण कहते हैं। दूसरा, कब की एकटक डटी रही टटिया अंगूरन टार। पंक्ति में ये श्रुति कटुत्व यानी कि टटिया शब्द है ना, तो सुनने वाला दोष श्रुति कटुत्व दोष है। मात्रक छंदों में मात्रा की संख्या निहित रहती है। वसंत तालिका छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं भाई। चरण सरोज पखारन लागा, काव्य पंक्ति में रूपक अलंकार है, क्योंकि पैरों को सरोज यानी कि चरणों को सरोज की तरह बताया गया है। जब दो वाक्य में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है तो वहां दृष्टांत अलंकार होता है भाई। आगे भी दो लाइनों में यानी कि 20 शब्दों में उत्तर देना। पहला, उपमा अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो उपमा अलंकार वहां होता है जब क्या है, एक किसी वस्तु की ना समान गुण आकृति या स्वभाव वाली वस्तु से तुलना की जाती है, तो उसे क्या है भाई, वहां पर उपमा अलंकार होता है। किसी भी एक वस्तु की दूसरी वस्तु से समान गुण समान आकृति या स्वभाव वाली वस्तु से तुलना की जाती है, वहां यहाँ उपमा दी जाती है, उपमा अलंकार होता है भाई। दूसरा, कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ जानो मानो शब्द आता है ना, मनु तनु या जनु इस तरह से, तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है भाई। तीसरा, समाचार लिखने की एक विशेष शैली होती है, इन शैलियों के नाम। तो विशेष शैली का नाम है भाई उल्टा परिमंड शैली। उल्टा पिरामिड शैली है भाई। विचारपूर्ण लेखन क्या होता है, अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय लेख, अगर लेख और टिप्पणियां विचारपूर्ण लेख कहलाते हैं। पांचवा, समाचार माध्यमों में एक सफल साक्षात्कार के लिए किन किन गुणों की आवश्यकता होती है, तो इसमें क्या है भाई, इसमें लेखन शैली सरल हो, सहज ग्राही हो तथा गूढ़ भाषा भी आसानी से समझ आ जाए, भाषा रोचक हो एवं तथ्यपूर्ण हो। निराला की कविता सरोज स्मृति किस पर आधारित है, तो यह उनकी दिवंगत पत्नी थी ना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की सरोज उन पर आधारित है भाई। सातवां, जहां कोई वापसी नहीं पाठ की विधा का नाम लिखिए, ये किस संग्रह से लिया गया है, ये इसकी विधा का नाम है यात्रा वृत्तांत, ये एक तरह का यात्रा वृत्तांत है भाई। यह धुंध से उड़ती हुई धुन नामक संग्रह से लिया गया है। आठवां, कच्चा चिट्ठा पाठ का मूल विषय क्या है, तो कच्चा चिट्ठा इसका मूल विषय है इलाहाबाद का ना एक विशाल व प्रसिद्ध संग्रहालय है, उसके बारे में ये लिखा गया है भाई, उसको कच्चा चिट्ठा संबोधित किया गया है। शब्दों से जुड़ना, प्ले विद द वर्ड्स, कविता की दुनिया में प्रवेश करना, यह कथन किसका है, यह कथन है भाई W.H. ऑर्डन का, जो कि अंग्रेज कवि थे। नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम क्या होता है, तो नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम संवाद होता है भाई। किसी कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या होता है, किसी कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है।
पहचान कहानी में राजा को कैसी प्रजा पसंद है? राजा को बहरी, गूंगी, अंधी और किसी भी अन्याय का विरोध न करने वाली प्रजा पसंद है। आगे खंड ब आ गया भाई। विशेष लेखन में डेस्क क्या होता है भाई? तो कहीं भी ना रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, पत्रिकाओं में विशेष लेखन के लिए एक अलग डेस्क होता है भाई। उनमें क्या अलग अलग क्षेत्रों में लेखन के लिए अलग अलग पत्रकारों का दल बैठता है, उसे डेस्क बोलते हैं भाई। विशेष लेखन के कोई 4 क्षेत्रों के नाम लिखते हुए एक क्षेत्र को समझाइए। तो विशेष लेखन हो गया जी व्यापार हो गया, मनोरंजन हो गया, खेल, प्रौद्योगिकी, विज्ञान, पर्यावरण आदि ये विषय हो गए। इनमें से एक का थोड़ा सा विस्तार करना था भाई। शब्द सीमा इसकी थी 40 शब्द, यानी कि कम से कम 4-5 पंक्तियां। यथासमय रोचते विश्वम पाठ में लेखक ने कवि की तुलना किससे की है? मनुष्य को साहित्य किसकी प्रेरणा देता है? तो इसमें पाठ में लेखक ने कवि की तुलना प्रजापति ब्रह्मा से की है तथा मनुष्य को साहित्य मनुष्य के हारे हुए मन में आशा भर देता है, उसे एक नई ताकत, नया बल, नई ऊर्जा प्रदान करता है। इसके बाद 7वां फणीश्वर नाथ रेणु अथवा भीष्म साहिनी का साहित्यिक परिचय लिखिए। तो उनकी भाई साहित्य की शैली और उन्होंने जो जो काव्य या मतलब निबंध या कुछ भी लिखा है ना, कहानियां लिखी हैं, उनके बारे में उनका परिचय देना था 5-5, 6-6 पंक्तियों में, दोनों में से एक। 8वां मलिक मोहम्मद जायसी अथवा केदार सिंह का साहित्य परिचय लिखिए। तो इनका भी साहित्यिक परिचय करना था भाई, इनकी भाषा शैली के बारे में लिखना था और इनकी जो कृतियां थी उनके बारे में। 9वां रघुवीर साय की कविता तोड़ो का मूल भाव लिखिए। तो इसमें कवि क्या है? नव सृजन यानी कि नई चीजों के सृजन के लिए भूमि यानी कि धरती को तैयार करने हेतु चट्टानों, बंजर भूमि और कंटीली झाड़ियों आदि को तोड़ने की बात करता है और प्रकृति की तुलना मनुष्य के मन से करता है भाई। तथा मन में व्याप्त जो बुराइयां और रूढ़ियां हैं ना, उनको भी समाप्त करने की बात कवि कहता है। प्रश्न 10, अंगद ने रावण को कैसे समझाया? पठित रामचंद्रिका के अंश के आधार पर लिखिए। तो अंगद ने रावण को समझाया कि आप राम से क्षमा मांग लीजिए, अभी भी समय है। आपने क्या सीता माता का हरण किया है? आपने अपनी गलती स्वीकार कर उनकी शरण में चले जाइए, तो वे श्री राम तुम्हें माफ कर देंगे। 11वां साझा कहानी समाज के किस वर्ग के कथानक को लेकर लिखी गई है? इसके लेखक का नाम लिखिए। तो इसके लेखक का नाम है असगर वजाहत। यह समाज के धनी तथा जो प्रभुत्व संपन्न लोग हैं ना, तगड़े लोग भाई, जो क्या गरीबों का हक मारते हैं उनके बारे में लिखी गई है भाई। जिन्होंने क्या समाज के सारे साधन संपन्न लोग हैं और ज्यादातर अधिकारों को अपने पास रखते हैं और लोगों का शोषण करते हैं। 12वां झोपड़े के जल जाने का दुख न था, बर्तन आदि जल जाने का भी दुख न था, दुख था उस पोटली का। उपयुक्त वाक्य किसके लिए कहा गया है? यह वाक्य कहा गया सूरदास के लिए, और पोटली में थे कुछ न संचित यानी कि इकट्ठे किए गए रुपए थे। आरोहण पाठ पहाड़ियों के जीवन संघर्ष, विपदाओं की जीवंत कहानियां कैसे स्पष्ट करें? तो इस आरोहण पाठ में ना पर्वतीय क्षेत्रों का जो जीवन है भाई बहुत संघर्षमय होता है। प्राकृतिक परिवेश, भावनाओं व संवेदनाओं के माध्यम से इसको चित्रित किया गया है और जो पर्वतीय जीवन की जो कठिनाइयां होती हैं, जो दुखद जीवन और जटिल और कष्टप्रद जीवन होता है, उसके बारे में लिखा गया है। विस्कोहर की माटी पाठ में लेखक ने किसका वर्णन किया है? विस्कोहर की माटी पाठ में लेखक ने अपने गांव व उसके प्राकृतिक व आंचलिक प्रवेश का व ग्रामीण जीवन शैली का वर्णन किया है तथा गांव में उपयोग में लाई जाने वाली जो घरेलू उपचार की चीजें और अपनी माँ से जुड़ी हुई यादें उनका वर्णन किया है भाई। 15, अमेरिका की खाऊ झाड़ू जीवन पद्धति ने दुनिया को कैसे प्रभावित किया? तो अमेरिका की जो पाश्चात्य संस्कृति है ना, लोग इसको अपनाकर अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और अपनी जीवन पद्धति, संस्कृति, सभ्यता तथा अपनी धरती को उजाड़ने में लगे हैं, जिससे क्या है प्रकृति का विनाश हो रहा है। आगे आगे भी खंड से समधिया कहानी की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए अथवा जहाँ कोई वापसी नहीं। पाठ में किन सरोकारों एवं यातनाओं का वर्णन किया गया? तो ये थोड़ा सा भी विस्तार में लिखना था। प्रश्न 17वां देवसेना का गीत का मूल कथ्य स्पष्ट कीजिए अथवा दिशा कविता बाल मनोविज्ञान से संबंधित है, कैसे स्पष्ट कीजिए। ये कम से कम आधे पेज में करने थे भाई, और इनके उत्तर लिखते हैं तो वीडियो बहुत लेंथी बन जाता है, फिर आप बाद में क्या करते हो स्किप कर करके देखते हो, कोई फायदा नहीं।
प्रश्न 18, सूरदास की झोंपड़ी पाठ में भैरव नामक पात्र की नकारात्मक प्रवृत्तियों वाले लोग कैसे दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। अथवा विस्कोहर की माटी पाठ में किसकी आत्मकथा है? तो इसमें लेखक ने अपनी आत्मकथा लिखी है भाई। ठीक है जी, अपने गांव के आंचलिक परिवेश के बारे में इस तरह से लिखना था, कम से कम आधा पेज। खंड द निम्नलिखित पठित पद्यांश में से किसी एक की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इसका लिखना था भाई, यह इसका लेखक कौन है और यह पद्यांश कहाँ से लिया गया है भाई। ठीक है जी, कविता का नाम और लेखक का नाम लिख के इसकी सरल व्याख्या यानी कि इसको वाक्य बना बना के लिख देना था भाई। अगला है पुलक शरीर सभा भाई ठाडे नीरज नयन नेह जल बाडे। तो यह तुलसीदास जी द्वारा रचित है भाई, रामचरितमानस है ना जो, उसके अयोध्या कांड नामक से मतलब अंश से लिया गया है। ठीक है जी, तो ये कब, जब श्री राम वनवास पे जा रहे हैं ना और भरत उनको विदा करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं भाई। तो ये उनको विदाई देते समय की ये बात का वर्णन किया गया है भाई, और इसकी सरल व्याख्या करनी थी। इसके बाद आगे है भाई, निम्नलिखित पठित गद्यांश में से किसी एक की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो यह जो मेरे सामने कटोज का लहराता पौधा है वह नाम और रूप दोनों में अपनी अपराजा जीवन शक्ति की घोषणा करता है। इसके लेखक हैं भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी और निबंध है ललित निबंध और इसका नाम है कुटुज। इसका प्रसंग लेके और इसकी सरल व्याख्या कर देनी थी। और इसके बाद है भाई 21 निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय पर लगभग 400 शब्दों में निबंध लिखी, यानी कि 4 सिंगल पेजों में लिखना था भाई। ठीक है जी, जैसे 1 साइड 2 साइड 3rd साइड और 4th 4 पेजों में लिखना था। तुलसीदास की रचनाएं, वैश्विक महामारी एवं निवारण यानी कि कोरोना के बारे में लिखना था। सहज जीवन में नैतिक मूल्यों का महत्व और द स्वावलंबन। तो ये होगा जी आपका पेपर पूरा। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें भी, और स्किप मत किया करें। धन्यवाद।